हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सूरज स्कूल. In today's video, we will discuss about our next unit, fifth unit, that is system of particles. In system of particles, we will discuss about rotational motion of the particles, and that is the system of particles, rotational motion of system of particles, and moment of inertia, torque इन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम अब तक जो पढ़ रहे थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, दीज आर थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस, वो उनका नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. एक और कोऑर्डिनेट्स आएंगे जिसका नाम होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स. दैट इज द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन को पोलर में, पोलर को कार्टेशियन में कन्वर्ट किया जा सकता है. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अंदर सबसे पहली बात जो आपके पास, फर्स्ट टॉपिक जो आपके पास आता है, दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन. और हम इस मोशन के अंदर हम ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं. पीछे अब तक जो पढ़ रहे थे वो ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें एफ इज इक्वल टू एम में आपके बात कर रहे थे, मोमेंटम की बात कर रहे थे, लीनियर मोमेंटम इसीलिए नाम दिया गया था. अब तक जो पढ़ रहे थे ट्रांसलेटरी मोशन. क्या था ट्रांसलेटरी मोशन? ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर किसी भी सिस्टम के, किसी भी बॉडी के सारे पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल, फॉर एग्जांपल दिस इज द बॉडी which is made up of large number of particles, बहुत सारे infinite number of particles पड़े हुए, n number of particles पड़े हुए. ये n number of particles सारे के सारे एक प्लेस से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएं. ट्रांसलेटरी, ट्रांसफर होना एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक. सारी की सारी बॉडी एक पॉइंट पे फोर्स लगाएं, सारी की सारी बॉडी, सारे के सारे पार्टिकल एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रांसफर हो जाएं. दैट इज द ट्रांसलेटरी मोशन. जो आपके पास है लीनियर मोशन है ट्रांसलेटरी मोशन. सर्कुलर मोशन भी ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है, ऐसी बात नहीं. ये बॉडी सर्कल में मोशन करे, ट्रांसलेटरी मोशन. दूसरा, रोटेशनल, नाम से समझ में आ रहा है, पार्टिकल बॉडी वही की वही है, पार्टिकल्स क्या करें, अपने एक जगह किसी फिक्स्ड एक्सिस के चारों तरफ. एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है फिक्स्ड एक्सिस. एक फिक्स्ड एक्सिस के चारों तरफ वो बॉडी, ये फिक्स एक्सिस हो गया आपके पास, इसके चारों तरफ कोई बॉडी मूव करे ऐसे. इस फिक्स्ड एक्सिस के चारों तरफ कोई पार्टिकल, कोई बॉडी मूव करे, दैट इज द रोटेशनल मोशन. एंड थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ, नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. फॉर एग्जांपल, रोलिंग ऑफ ए सिलेंडर ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके ऊपर ये हमें डिस्क है, सिलेंडर है, ये ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे घूमता हुआ आगे चल रहा है. ये ऐसे घूमे भी और आगे भी चले. इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेटरी भी है, रोटेशनल भी है और ट्रांसलेटरी भी है, दोनों मोशन हो सकते हैं. इट इज द थ्री टाइप्स ऑफ मोशन. और आपके पास यहां पे जो इंपॉर्टेंट काम है, दैट इज रोटेशनल मोशन. हम इस चैप्टर के अंदर दरअसल रोटेशनल मोशन के बारे में ही ज्यादा पढ़ते हैं, रोटेशनल मोशन की ही बात करेंगे. अब तक जो आप पढ़ रहे थे, दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन. नाउ दैट इज रोटेशनल मोशन के बारे में. रोटेशनल मोशन से पहले एक बात आती है, एक होती है रिजिड बॉडी. बहुत नाम आएगा, रिजिड बॉडी. व्हाट इज रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी का मतलब है कि हम एक पार्टिकल पे फोर्स लगाएं, एक जगह फोर्स लगाएं, एक पार्टिकल पे फोर्स लगाएं, वो फोर्स सारे के सारे पार्टिकल्स पे ट्रांसफर हो जाए. फॉर एग्जांपल, दिस इज द रिजिड बॉडी, दिस पेन इज ए रिजिड बॉडी. हमने यहां पे फोर्स लगाया, इसके इस पॉइंट पे फोर्स लगाया. ये फोर्स मैंने यहां पे वाले पार्टिकल्स पे लगाया था, लेकिन मूव सारी बॉडी करी, ये सारा फोर्स सारे पार्टिकल पे ट्रांसफर हो गया. दैट इज द, ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड्स आर द रिजिड बॉडी. ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड्स आर द रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी नाम आएगा एक बहुत से. लिक्विड के केस में भी ऐसा हो सकता है, एक पॉइंट पे फोर्स लगाओ, सारे लिक्विड के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा. उसकी भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, पास्कल लॉ पढ़ेंगे 7th यूनिट के अंदर. इस गैसेस के अंदर ऐसा नहीं होता. एक पार्टिकल पे फोर्स लगाएं, सभी पार्टिकल दूर दूर, गैप है सबके बीच, हो सकता है ट्रांसफर ना हो.
रिजिड बॉडी, परफेक्ट रिजिड बॉडी मतलब सारा का सारा फोर्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर हो जाए, एक पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल पे सारा का सारा फोर्स जैसे ये परफेक्ट तो कोई चीज है ही नहीं, हम मैं यहां जितना फोर्स लगा उतना फोर्स सारी बॉडी पे ट्रांसफर हो सकता है, यहां ज्यादा ज्यादा कम हो जाए, लेकिन अब लगभग आपके पास रिजिड बॉडी, एब्सोल्यूट परफेक्ट तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। इसके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट काम आएगा वो आएगा सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास आप समझते हो, सेंटर ऑफ मास, मास का सेंटर, इट इज ए पॉइंट विच इज टू बी अज्यूम्ड। कैसा पॉइंट है ये? अजम्पशन, ऐसा कोई पॉइंट होगा थोड़ी, ऐसा कोई पॉइंट हमें इसमें बना थोड़ी मिलेगा कि ये आपका सेंटर ऑफ मास है। हम वो पॉइंट मान सकते हैं, इट इज द पॉइंट which is assumed at which all mass of body, of whole mass of the body, whole mass of the body is said to be concentrated। एक ऐसा पॉइंट किसी भी, ये बॉडी है सॉलिड है, मान लिया डिस्क है, डिस्क, डिस्क समझ सकते हो, एक होती है रिंग, एक होती है डिस्क, ये है रिंग, ये है डिस्क, ये 3 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल है, भरी हुई है, वॉल्यूम हो सकती है इसकी। ये आपके पास चक्का, चक्का है डिस्क आपके पास, समझ जाओ बात को, ये खाली पड़ी है। इसका सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट जो रेगुलर बॉडीज हैं, रेगुलर बॉडीज का मतलब, रेगुलर बॉडीज का मतलब सब जगह ऑल पार्ट्स के ऊपर इक्वल मास हो, सारी की सारी जगह इक्वली मास फैला हुआ हो। तो जहां इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर इसका यहां होगा और यही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास एक्चुअली वहां भी हो सकता है जहां एक्चुअली कोई मास प्रेजेंट ना हो। सेंटर ऑफ मास उस जगह पे भी आ सकता है जहां पे एक्चुअली कोई मास है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ रिंग, इसका सारा का सारा मास रिंग में यहां फैला हुआ, सर्कल, कड़ा जो आप बच्चे पहनते हैं, रिंग, सारा का सारा मास यहां है। यहां एक्चुअली इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, रेगुलर बॉडी मतलब सब जगह मास बराबर फैला हुआ। अगर सब जगह बराबर नहीं होगा तो जरूर नहीं इस ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा, लेकिन सब जगह अगर इक्वली मास फैला हुआ है तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जहां होगा, जहां से सर्कल बना है, यही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। लेकिन यहाँ एक्चुअली कोई मास है ही नहीं। देखो, सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट पे भी हो सकता है, उस पॉइंट को भी मान सकते हैं, अजम्पशन है, उस पॉइंट को भी माना जा सकता है जहां एक्चुअली कोई मास प्रेजेंट है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ रिंग, हालांकि डिस्क के केस में सेंटर ऑफ मास, इसका रोड है, रेगुलर रोड है, रेगुलर बॉडी है, इसके सेंटर पे जहां इसका सेंटर होगा बीच में, बिल्कुल बीच में होगा, बीच में सब जगह से डायमीटर का जहां क्रॉस करेंगे वहां पे वो उसका सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल बॉडी होगी, सिलेंड्रिकल बॉडी होगी, इसका सेंटर ऑफ मास होगा। हर एक चीज का अपना सेंटर ऑफ मास होता है। उस सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है? उस सेंटर ऑफ मास का मतलब यह है कि हमें पूरी बॉडी की फोर्स वगैरह, एक्सेलेरेशन वगैरह, मतलब पूरी बॉडी को पढ़ने की बजाय पूरी बॉडी के फोर्स, पूरी बॉडी के पार्टिकल्स की फोर्स, एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी, मास, ये सारी चीजें निकालने की बजाय आप सेंटर ऑफ मास का निकाल लो। जितना इन बॉडी के सभी पार्टिकल्स का निकाल के जोड़ोगे, मान लिया टोटल फोर्स निकालना है, टोटल मास, ये n पार्टिकल्स की बनी हुई बॉडी, क्योंकि हम बड़ी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कहेंगे। सिस्टम पार्टिकल्स का मतलब सारी की सारी बॉडी एक पार्टिकल से मिलकर बनी है, उन सारे पार्टिकल्स के ऊपर चीज को पढ़ना। अब हम n पार्टिकल्स के फोर्स को निकालें और फिर उनको जोड़ें तो टोटल फोर्स आएगा। इससे बढ़िया आप सेंटर ऑफ मास के फोर्स को निकाल लो, बराबर आएंगे दोनों। उसका इफेक्ट, ऑल पार्टिकल्स के फोर्स का इफेक्ट और सेंटर ऑफ मास के फोर्स का इफेक्ट बराबर होगा। आप पूरी बॉडी को एक पॉइंट मास मान सकते हैं। पूरी बॉडी को पढ़ने की बजाय हम ये कह सकते हैं ये एक पॉइंट मास है जहां पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। चलो एक और एग्जांपल से समझो। मान लिया हम खड़े, ये खड़े, हमारा सेंटर ऑफ मास बिल्कुल हमारी नाभि के आसपास में है।
अगर हमें अपनी पोटेंशियल, हम ग्राउंड पे खड़े हैं, हमें अपनी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। अब हमारी पैरों की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, देखो, बिकॉज हाइट ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड इज 0। हमारे सर की पोटेंशियल एनर्जी mgh, h हाइट होगी कुछ, mg हमारा वेट होगा, निकाल लेंगे। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, सबका निकाल के फिर एवरेज करो, तब आएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। इससे बढ़िया तरीका क्या है कि सेंटर ऑफ मास की पोटेंशियल एनर्जी निकालना। सारी जगह की पोटेंशियल एनर्जी निकालने की बजाय हम वो सेंटर ऑफ मास की पोटेंशियल एनर्जी निकाल दें, दैट विल बी द एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ होल बॉडी। अच्छा तरीका है सेंटर ऑफ मास पढ़ने का। अब हम ये मानेंगे कि सारी बॉडी की जगह हम कहाँ हैं, ये सेंटर ऑफ मास हमारा, हमारी सारी बॉडी ये बढ़ेगी, इसकी ग्राउंड से हाइट h, भाई 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, आधी सेंटीमीटर कुछ होगी डिस्टेंस, तो mgh कर दो, बस पोटेंशियल एनर्जी है हमारी। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है, और सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट और समझने के लिए मैं आपको बताता हूं कि इस रोड को आप बैलेंस कर लो एक पॉइंट से। मान लिया रोड है, लोहे की रोड है, इसको जहां जिस पॉइंट से बैलेंस हो जाएगी ना, उसका सेंटर ऑफ मास। और लेकिन वो पॉइंट इसके अंदर होगा, ध्यान देना थोड़ा सा, क्योंकि हम यहां से बाहर से अंदर तो जा नहीं सकते। अब इसके हमने बाहर से बैलेंस करिए, लेकिन वो सेंटर ऑफ मास कहाँ है, उसके अंदर है, जहां से बैलेंस हो जाएगी। अगर रेगुलर है तो, अगर रेगुलर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इधर मास ज्यादा है, इधर मास ज्यादा है, तो मैं कहां से पकड़ के बैलेंस करूंगा, इधर से पकड़ के बैलेंस करूंगा। देखना, किसी भी रोड को ले लो, उसको बैलेंस करके देख लेना, ऐसे बैलेंस करनी, पकड़ के नहीं, ऐसे बैलेंस करनी। अगर इधर मास ज्यादा है तो इधर से बैलेंस करनी पड़ेगी, अगर इधर मास ज्यादा है तो इधर से बैलेंस करनी पड़ेगी, और अगर रेगुलर है बिल्कुल तो बीच में से बैलेंस करनी पड़ेगी। ये सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है। सेंटर ऑफ मास, जिस तरफ ज्यादा मास होगा उस तरफ मूव करेगा, हमेशा उस तरफ होगा। सेंटर ऑफ मास ऑलवेज ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स द हैवी बॉडी। एक पूरा डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन करेंगे, उस डेरिवेशन के अंदर हम बताएंगे आपको कि सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे, दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकालो कैसे निकालते। फॉर एग्जांपल लो, एक सिंपल सा एग्जांपल, डेरिवेशन से पहले कॉन्सेप्ट समझ लो थोड़ा सा। ये आपके पास स्फीयर है, इसके सभी कॉर्नर्स पे 2-2 किलोग्राम मास रखे हुए। अब स्क्वायर है तो साइड बराबर होगी, सीधी सी बात। इसका सेंटर ऑफ सभी जगह 2 किलोग्राम मास है। इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इसके डायगोनल्स को निकालते हैं। चलो इसके वो बना लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेंट बना लो, क्वाड्रेंट। इसके सेंटर को यहां बना दो, इसको सेंटर को यहां बना दो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा आपने। और ये इसका सेंटर हो गया, डायमीटर हो गया, जिसका आधे डिस्टेंस से लेके इसके आधे डिस्टेंस से लेके इसके आधे डिस्टेंस, इसके आधे डिस्टेंस मिला दिया। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, बिल्कुल इसके सेंटर ओ पॉइंट। मान लिया मैंने ये मास हटा दिया यहां से, अब सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा, अब इसका सेंटर ऑफ मास जाएगा इधर, इसको क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। मान लिया मैंने ये मास भी हटा दिया, अब देखो इधर मास बच गया, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां चला जाएगा, यहां होगा इसका सेंटर ऑफ मास, लेकिन इधर की साइड होगा सेंटर पे, सेंटर पे नहीं होगा इधर, क्योंकि मास सारा इधर है। मान लिया मैंने ये मास भी हटा दिया, इसका सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर ऑफ मास कहां हो गया, इसके यहां हो गया, सेंटर ऑफ मास ऑफ 4 पार्टिकल्स। सेंटर ऑफ मास, कौन एक देखा था, या फिर ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, ट्रायंगल का, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मान लिया ये इक्वली मास के 3 ऑब्जेक्ट रखे हुए, इसका सेंटर ऑफ मास होगा, एक सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रोइड का मतलब इधर वाले वर्टिस से इधर सेंटर मिला दो, इधर वाले वर्टिस से इसका सेंटर मिला दो, इधर वाले वर्टिस से इसका सेंटर मिला दो, क्या बन जाएगा, दैट इज द सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड के ऊपर इसका सेंटर ऑफ मास कौन होता है, कौन, ये आपके पास कौन, दैट इज द हाइट ऑफ कौन इज h, r इज द रेडियस, व्हाट विल बी द, वेयर विल बी द सेंटर ऑफ मास प्रेजेंट, यहां से देखो नीचे हैवी मास है तो सेंटर ऑफ मास एक तो ऑब्वियस सी बात है नीचे वाले के पास लाई करेगा, नीचे वाला जो बेस है उसके पास लाई करेगा, वो डिस्टेंस यहां से होती है 3h/4। आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट करने का, हालांकि सेंटर ऑफ मास बहुत ज्यादा बॉडीज का निकालने का अपने पास डेरिवेशन नहीं है, आप डायरेक्ट याद रख सकते हो,
दैट इज h/4। लेकिन आप इनको ड्राइव कर सकते हो, निकाल के देख सकते हो। निकालने का तरीका बताऊंगा। सेंटर ऑफ मास हम बहुत सारी बॉडीज के निकाल सकते हैं। हमारे पास एक तरीका है सेंटर ऑफ मास निकालने का। वो सेंटर ऑफ मास इसलिए निकाला जाता है ताकि आप सभी पार्टिकल्स की बजाय उस सेंटर ऑफ मास पे जो भी चीज काम करे, उसका एक्सीलरेशन, उसका वेलोसिटी, उसका मोमेंटम, उसका फोर्स है, वो चीज पढ़ो। सेंटर ऑफ मास मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ये कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास का, किस तरफ रहेगा, कैसे बैलेंस करेंगे सेंटर ऑफ मास। ये आज के लिए था। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर आपके पास दो बॉडीज हैं, मास m1 m2 है, तो उनका सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकाल सकते हैं। व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।